माँ का गुजारा। सरिता जी का दिल दहल उठा। उनकी आंखें भर आई। बुढ़ापे में अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ रहा था। सारा कमरा खाली पड़ा हुआ था। बस लगातार सामने दीवार पर लगी तस्वीर को निहारे जा रही थी। अभी 10 दिन ही हुए थे सरिता जी के पति को इस दुनिया से रुखसत हुए। सरिता जी काफी अकेलापन महसूस कर रही थी। हालांकि उनका भरा पूरा परिवार है। 2 बेटे, 2 बहुएं हैं। छोटा बेटा गौरव अपनी पत्नी आंचल के साथ विदेश में रहता था। दोनों ही पति पत्नी नौकरी करते थे साथ में। और सरिता जी अपने बड़े बेटे बहू के पास शहर में रहती थी। बड़ी बहू एक हाउसवाइफ थी और बेटा एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। सरिता जी के पति की मृत्यु के बाद छोटे बेटे बहू कुछ दिन रुके और वापस विदेश उन्हें जाना जरूरी था क्योंकि वह नौकरी करते थे। सरिता जी को वह अपने साथ ले जा रहे थे, परंतु बड़े बेटे बहू ने यह कहकर मना कर दिया कि आप दोनों तो नौकरी पर चले जाया करेंगे, माँ वहां पर अकेले कैसे रहेंगी और विदेश का रहन सहन इनको समझ नहीं आएगा। यह यहीं पर ठीक है, हम इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। छोटे बेटे और उसकी पत्नी को आश्वासन देकर बड़े भाई भाभी ने विदेश भेज दिया। इधर सरिता जी बीपी और डायबिटीज की बीमार थी और कभी-कभी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उन्हें चक्कर आने लगते थे। हालांकि जब उनके पति इस दुनिया में थे, तो उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखते थे। दवाइयाँ टाइम से दिलाना, फल, फ्रूट सब समय से पहले हो जाता था। लेकिन उनके जाने के बाद सरिता जी का जीवन जैसे खत्म ही हो गया हो। बस वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। अब तो सरिता जी की तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी, लेकिन बड़े बेटे बहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो अपनी ही दुनिया में मग्न थे। सरिता जी को तो वह अपने लालच के लिए रखते थे, क्योंकि सरिता जी के पति की पेंशन आया करती थी। हर महीने की पेंशन बेटे बहू उनसे ले लिया करते और साथ साथ छोटा बेटा भी उन्हें पैसे देता था। वह पैसे भी सरिता जी से बड़े बेटे बहू ले लेते। एक दिन सुबह सुबह सरिता जी उठकर आई और अपने बड़े बेटे को आवाज लगाने लगी, परंतु अंदर से दरवाजा लॉक था। जैसे ही बेटा कमरे से भिनभिनाते हुए निकला, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्लाए जा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा, मैं सो रहा था। सुबह सुबह सारी नींद खराब कर दी। इस घर में कोई चैन सुकून से सो भी नहीं सकता। पता नहीं कैसी माँ हैं आप, बेटे को जरा सुकून में नहीं रहने दे सकती। बड़बड़ाते हुए लगातार सरिता जी का बड़ा बेटा राहुल बोलता चला गया। तब सरिता जी रोंदे गले से बोली कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर को दिखा दे। सारी रात हो गई मुझे परेशान होते होते। मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और ठंड लग रही है मुझे। क्या माँ, आप भी ना, आपको पता है ना, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब सुबह सुबह आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? ऐसा करो, आप खुद चली जाओ, मुझे परेशान मत करो। बेटा, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझसे ज्यादा चला नहीं जा रहा। अगर चक्कर खाकर गिर गई तो और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। तब राहुल बोला, माँ बस भी कीजिए ना, क्यों इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हैं आप? अच्छा ऐसा कीजिए, गौरव से कुछ पैसे मंगवा लीजिए, जब पैसे आ जाएंगे तो दिला दूंगा आपको दवाई। यह क्या कह रहे हो बेटा, अभी पिछले महीने ही तो गौरव ने पैसे दिए थे और मेरी पेंशन भी आई थी, फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम भी अच्छा खासा कमाते हो, फिर भी तुम मुझे दवाई नहीं दिला रहे। अब मैं दोबारा उससे पैसे मांगू तो क्या हो गया माँ? पीछे से राहुल की पत्नी सुलेखा चिल्लाते हुए बोली, अगर पैसों के लिए बोल रहे हैं तो मंगवा लीजिए ना, बस आपको तो अपने ही खर्चों का पता है,
घर के खर्च का नहीं पता कि घर में कितना खर्चा होता है। इतने बड़े शहर में रहते हैं, हम इतने फैसिलिटीज के साथ आपको रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझती। बस बेटी की कमाई के पीछे पड़ी हैं कि बेटा इतना कमा रहा है। कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे के पैसों पर नजर गड़ा रखी हैं। राशन, पानी, बच्चों की फीस, बिजली का बिल और न जाने कितने खर्च होते हैं। और आए दिन आपकी दवाइयां आती रहती हैं, उसका भी तो सोचिए। सुलेखा झल्लाते हुए सास को सुनाती गई। तब सरिता जी बोली, कोई बात नहीं बहू, लाओ मुझे फोन लगा कर दे दो, मैं गौरव से पैसे मंगा लेती हूँ। तब सुलेखा अपने देवर गौरव के पास फोन लगाकर सास को फोन पकड़ा देती हैं। हेलो बेटा। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? कितने दिन बाद फोन किया आपने? बेटा मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा बुखार हो रहा है। अगर बुखार है तो दवाई लेनी चाहिए थी ना, ऐसे फोन करके क्यों बता रही हो? अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो पैसे भेज देगा तो दवाई आ जाएगी। अरे माँ, पैसों की बात थी तो आप पहले ही बता देती, इतना क्यों हिचकिचा रही हो? भैया के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ पैसे, आप दवाई ले लेना ध्यान से। भैया को साथ में लेकर जाना और अपना ध्यान रखना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। कहकर गौरव ने फोन कट कर दिया और अपने भाई राहुल के अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। राहुल के पास पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आ गया। थोड़ी देर बाद सरिता जी फिर से अपने बेटे राहुल के पास जाकर बोली कि बेटा देखना, गौरव ने पैसे भेजे हैं क्या? अब मुझे ले चल और दवाई दिला दे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। माँ, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मुझे अभी एक जरूरी काम है, पहले मैं वह कर लूं, उसके बाद आपको लेकर चलूंगा। तब तक आप मेरा इंतजार कर लीजिए। बेटे की बात सुन सरिता जी उदास हो गई और आकर चारपाई पर लेट गई। बेटे राहुल का इंतजार करते करते अब काफी समय हो गया था, इसलिए वह अपनी बहू सुलेखा के पास गई और बोली, सुलेखा बहू, पता नहीं मेरा मन बेचैन हो रहा है, हाथ पैर अकड़ रहे हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तो ऐसा कर, तू ही मुझे डॉक्टर के पास ले चल, पता नहीं बेटा कब तक आएगा। तब सुलेखा सास को झिड़कते हुए बोली, माँ बस आपको तो कोई और काम है नहीं, सुबह सुबह ही अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं। अरे उनको हजार काम रहते हैं, अब जरूरी काम था तो चले गए, लेकिन बस आपको तो अपनी ही पड़ी है, और मैं क्यों लेकर चली जाऊं आपको दवाई दिलाने? आपको तो पता है ना, घर के कितने काम ऐसे ही पड़े हैं, अब सारे काम छोड़कर आपको दवाई दिलाने जाऊं? अरे सासू माँ, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, बुढ़ापा आ गया है आपको, और बुढ़ापे में तो यह दो चार बीमारियां लगी ही रहती हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सारा दिन बस आपके ही आगे पीछे लगी रहूं, और तो मुझे कोई काम नहीं रहा। चुपचाप से जाकर चारपाई पर लेट जाओ, आ जाएंगे तो चली जाना। बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्या सारा दिन मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। बहू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सरिता जी वापस कमरे में आकर पलंग पर लेट गई और अपनी हालत पर आंसू बहाते हुए रोने लगी। लेकिन उनका रोना सुनने वाला भी घर में कोई नहीं था। बेटे का इंतजार करते करते अब 1 बज चुका था दोपहर का, लेकिन बेटा अभी तक घर नहीं आया। जैसे ही 2 बजे तो देखा उनका बेटा राहुल घर पर आया। नशे में धुत राहुल सीधा कमरे के अंदर चला गया। उसने एक बार भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। बेटे की हालत देखकर सरिता जी भी समझ गई कि उसने नशा किया हुआ है। आखिर उसे कहते भी तो क्या, उसे कौन सा फर्क पड़ने वाला था? होश में जब रहता है तब भी कहाँ सुनता है। सरिता जी की काफी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उन्हें खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था।
बस बेबस सी चारपाई को पकड़े हुए सिमटी पड़ी थी और दर्द से कर्रा रही थी। अब इधर विदेश में रह रहे बेटे गौरव को अपनी माँ के फोन का ध्यान आया कि आज उसकी माँ की तबीयत खराब थी और उसने दोबारा फोन करके भी उनका हालचाल ना लिया। लेकिन रात के 12 बज चुके थे अब। तब वह अपनी पत्नी आंचल से बोला, आंचल, आज माँ की तबीयत खराब थी और मैं कैसा बेटा हूँ, काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज मुझे माँ से पूछना था उनका हालचाल। कोई बात नहीं, आप सुबह में फोन कर लेना। माँ तो अब सो गई होगी, इतनी रात हो गई है और वैसे भी वह बीमारी की हालत में है, खामखा परेशान हो जाएगी। हाँ आंचल, तुम ठीक कहती हो। वैसे मुझे बिजनेस के सिलसिले में वहां जाना भी था, तो जब वहां पर जाएंगे तो माँ को सरप्राइज भी दे देंगे और उनसे मिल भी लेंगे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। प्रोजेक्ट का काम खत्म करते ही हम माँ के पास चलेंगे, कहकर दोनों पति पत्नी अब सो जाते हैं। अगली सुबह प्लेन से दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही डोरबेल बजती है, तो सामने अपने भाई गौरव और उसकी पत्नी आंचल को देख राहुल के होश ही उड़ जाते हैं। वह सकपका जाता है, फिर संभालते हुए बोलता है, अरे गौरव यार तू, मुस्कुराते हुए अपने भाई के गले लग जाता है। अब गौरव और आंचल अंदर जाकर अपनी माँ को इधर से उधर देखने लगते हैं। तब राहुल जल्दी से अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी सुलेखा को आवाज लगाने लगता है, उठो सुलेखा, गौरव और उसकी पत्नी आंचल आए हैं। जैसे ही सुलेखा के कान में यह आवाज पड़ती है, तो हड़बड़ा कर उठ जाती है और चौंक उठती है कि वह लोग अचानक यहाँ क्या करने आए हैं। मुझे नहीं पता सुलेखा, परंतु दोनों ही आए हैं, शायद किसी काम से आए हो। इधर गौरव अपनी माँ को ढूंढते हुए उनके कमरे में पहुंचा, तो देखा सरिता जी चारपाई पर लेटी हुई थी, काफी कमजोर लग रही थी। गौरव बोला, माँ, देखो आपका बेटा आया है। कहते हुए गौरव अपनी माँ का सिर सहलाने लगा। जैसे ही उसने उनको छुआ, तो एकदम गर्म प्रतीत हुआ। सरिता जी को काफी तेज बुखार था, जिसकी वजह से उनका पूरा बदन तप रहा था। आंचल, माँ को तो बहुत तेज बुखार है, इन्होंने दवाई नहीं ली क्या? चारों तरफ नजर घुमाकर देखने से लगा तो वहां पर कोई दवाई नहीं रखी थी। अपने बेटे बहू का वार्तालाप सुन सरिता जी उठ जाती हैं और आंखें खोलते हुए, अरे मेरे बच्चों, खुश रहो, खुश रहो। कब आए? आने से पहले बता देते तो मैं जल्दी उठ जाती। माँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी तेज बुखार है, आपने दवाई नहीं ली क्या? सरिता जी चारपाई से उठने की कोशिश करती हैं, परंतु कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाती। आंचल और गौरव उन्हें सहारा देकर बिठाते हैं। तब सरिता जी बोलती हैं कि बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सा ही तो बुखार था। माँ, आप इसे जरा सा बुखार कैसे कह सकते हैं? आपका पूरा शरीर तप रहा है। अपनी हालत तो देखिए, हाथ पैर कैसे कांप रहे हैं। जरा सी जान नहीं बची है आप में। खाना पीना अच्छे से नहीं करती क्या आप अपना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तब गौरव ने अपने बड़े भाई राहुल को रोबदार लहजे में आवाज लगाई। राहुल दौड़कर कमरे में आया, साथ साथ उसकी पत्नी सुलेखा भी आई। भैया, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा माँ की कितनी तबीयत खराब है? और आप लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा माँ से, जब मैंने पैसे भेज दिए थे? अरे गौरव, मैं तेरी भाभी को बोला था कि माँ को दवाई दिला दे, लेकिन शायद यह काम कर रही थी, तो इसका ध्यान ही नहीं रहा। बहुत थक जाती है यह काम करके, और मुझे भी एक इम्पोर्टेंट काम था। भैया, माँ से बढ़कर ऐसा कौन सा काम था? आपको गुस्सा करते हुए गौरव बोला। अब आंचल और गौरव सरिता जी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनके कुछ चेकअप करवाए, जिससे पता चला कि उनको डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
और तेज बुखार है। तब आंचल ने पूछा, माँ, क्या आप अपनी डायबिटीज की दवाई नहीं ले रही, जो इतनी हालत खराब हो गई? तब सरिता जी रोंदे गले से बोली कि बेटा, मेरी 1 महीने से सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। बहू बेटे से बोलती हूँ तो बात बनाकर ऐसे ही टाल देते हैं। यह सुनकर आंचल और गौरव परेशान हो गए कि भैया भाभी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब वह सरिता जी को दवाई दिलाकर घर आ जाते हैं और उन्हें कमरे में आराम करने के लिए लिटा देते हैं। आंचल अपनी सास के लिए परहेज का खाना बनाकर लाती हैं और उनको खिलाती हैं, फल काट कर देती हैं और समय से दवाई देती हैं। अब जाकर सरिता जी को थोड़ी राहत महसूस हुई और उनकी आंख लग गई। गौरव अपने भाई के कमरे में गया और गुस्से में बोला, भाभी, भैया कहाँ है? सुलेखा अपने कमरे में लेटी हुई आराम फरमा रही थी और राहुल वहां पर था ही नहीं। देवर जी, आपके भैया अभी थोड़े काम से बाहर गए हैं। जब आएंगे तो मैं बता दूंगी। वैसे क्या बात थी? तभी राहुल मौके पर पहुंच गया। गौरव ने उसे अपने हाथों ले लिया। दोनों पति पत्नी गौरव का ऐसा रूप देखकर घबरा गए। गौरव चिल्लाकर बोला, भैया, मुझे एक बात जाननी है। क्या कमी है आपको? किस चीज की कमी है? बाबूजी की पेंशन भी आती है और आप भी कमाते हैं। मैं भी हर महीने पैसे भेजता हूँ। तो फिर और कौन सी आफत आ गई आपके सर पर, जो आपने माँ को दवा नहीं दिलाई? महीना भर हो गया उनको यह सब बर्दाश्त करते करते, लेकिन आपको तनिक भी फर्क ना पड़ा। मुझे आप साफ साफ बताइए, क्या बात है? क्यों माँ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं आप? अरे नहीं छोटे, ऐसी बात नहीं है। तू गुस्सा मत कर। मैं तेरी भाभी को बोला था। भाभी को क्यों बोला था? आप नहीं थे क्या? छोटे, मुझे जरूरी काम था। अच्छा भैया, कौन सा बिजनेस चला रखा है आपने अपना, जो इतने जरूरी काम हो गए हैं आपके? देवर जी, मैं तो सारे दिन काम करती रहती हूँ। मुझे तो अपना ही नहीं पता रहता कि मैंने खाना खाया है या नहीं। तो फिर माँ जी का ध्यान कैसे रख पाऊं? जितना मुझसे होता है उतना ही कर लेती हूँ। मैं कैसे लेकर जाती भला डॉक्टर के पास? मेरी तो खुद ही तबीयत खराब है। अब दोनों पति पत्नी आपस में ही बहस करने लगे और उनमें हाथापाई हो गई। राहुल ने जोरदार तमाचा अपनी पत्नी सुलेखा के गाल पर जड़ दिया। तब सुलेखा ने गुस्से में सब उगल दिया कि जब हाथ में आपके पैसे आ गए तो जुआरी की तरह ऐश करने के लिए निकल गए और नशे में धूत होकर सारे पैसे बर्बाद कर दिए और मुझसे बातें बना रहे हैं यहाँ पर आकर। जब गौरव को पता चला कि जो पैसे उसने इलाज के लिए भेजे थे उनसे उसके भाई ने धूम्रपान किया है, तब वह गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अपने भाई राहुल के गाल पर मारता है। पूरे घर में शांति फैली हुई थी और थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। राहुल भले ही गौरव से बड़ा हो, परंतु गौरव एक समझदार और स्वाभिमानी लड़का था, जबकि राहुल उससे थोड़ा दाब ढक कर रहता था, क्योंकि उसके घर के खर्च उसके भाई की बदौलत ही निकाला करते थे। इसलिए दोनों पति पत्नी अपमान के घूंट पीकर रह गए और कुछ भी ना कर पाए। बस भूत बने गौरव के सामने खड़े थे। तब आंचल भी बोली कि आप कितने नीच लोग हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आई एक बुजुर्ग औरत के साथ ऐसा करते हुए? वह कितना बर्दाश्त कर रही थी। पूरा बदन उनका बुखार से तप रहा था। कितनी तड़प रही थी वह। लेकिन तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। और भाभी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ कैसे कर सकती हैं यह? आप माँ की सेवा करने से तो क्या रही, ऊपर से उनके मरने के इंतजाम कर रखे हैं आपने। इतने पैसे बाबूजी की पेंशन के आते हैं और हम भी वहां से पैसे भेजते रहते हैं। फिर भी आप माँ का इलाज न करा पाई और सारे पैसे हड़प कर रह गई। शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। एहसान फरामोश हैं आप जैसे इतने खुदगर्ज लोग।
मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। दोनों पति पत्नी राहुल और सुलेखा को सुनाकर गुस्से में माँ के कमरे में चले गए। तब गौरव बोला, देखो आंचल, अब से माँ की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। प्रोजेक्ट का जितना भी काम है वह सब मैं कर लूंगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम माँ की हालत पर ध्यान दो और उनकी अच्छे से देखभाल करना, ताकि वह जल्द ही स्वस्थ हो जाए। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। और हाँ आंचल, जब माँ ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें इस बार अपने साथ ही लेकर चलेंगे, वरना यहाँ छोड़ेंगे तो यह लोग तो पता नहीं और क्या क्या दिन दिखाएंगे उनको। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी। आंचल ने अपनी सहमति जताई। अब गौरव काम के सिलसिले में बाहर निकल गया। अब आंचल ने अपनी सास सविता जी के लिए दलिया बनाया और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। उनके कपड़े बदलवा दिए, साफ बिस्तर पर उन्हें लिटा दिया और उनसे बातें करने लगी। साथ साथ उनका फल फ्रूट खिलाने लगी। उसके बाद उनके हाथ पैरों की मालिश की, उनके पैरों को दबाने लगी। सविता जी तो अपनी छोटी बहू आंचल को बस ढेरों आशीर्वाद ही दिए जा रही थी, क्योंकि सुलेखा ने उनके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था कि उन्हें अब इतना अकेलापन लगता था, जैसे कि उनका अब कुछ बचा ही ना हो। लेकिन आंचल ने उन्हें अपनेपन का एहसास कराया। आज आंचल ने अपने साथ सविता जी के साथ खूब सारी बातें की और उन्हें हंसाया। सविता जी आज जाने कितने दिनों बाद हंसी थी, क्योंकि जब से उनके पति गए थे तब से वह इतनी उदास और बेबस मजबूर सी हो गई थी कि हंसना ही भूल गई थी। सविता जी को ऐसा लग रहा था मानो आज उनकी जिंदगी में खुशियों की लहर फिर से दौड़ गई हो। आज सुलेखा ने अपनी देवरानी से चिढ़कर खाना नहीं बनाया था। सोच रही थी कि खुद ही बना लेगी। जब सास की सेवा कर रही हैं, तो घर का काम भी खुद ही संभालेगी। तब आंचल गई और बोला कि भाभी, सबके लिए डिनर तैयार कर लीजिए, मैं माँ जी के पास बैठी हूँ। बोलकर आंचल कमरे में चली गई। सुलेखा का मुंह चढ़ गया, परंतु क्या कर सकती थी, खाना तो बना नहीं था। अब उसने खाना बनाया, खाना बनाकर बोली, चलिए सब खाना खा लीजिए। तब आंचल बोली, भाभी, खाना यहीं पर ला दीजिए, हम सब माँ के साथ ही खाना खाएंगे। अब रात के 9 बजे जब गौरव घर आया तो देखा आज सविता जी के चेहरे पर मुस्कान की किरण थी। उसकी माँ के चेहरे पर अलग सी ही चमक थी। वह अपनी बहू के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। माँ को खुश देखकर गौरव का दिल बाग बाग हो गया। वह आकर बोला, माँ, अब तबीयत कैसी है? तब सविता जी बोली, बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो बहू ने कमाल ही कर दिया। सुबह से मेरी इतनी देखभाल कर रही है। बहू के साथ मेरा मन बहुत अच्छा लगा बेटा। अच्छा माँ, बस अब अपनी बहू की ही तारीफ करती रहोगी या बेटे के लिए भी कुछ बोलोगी? अरे नहीं बेटा, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है। कहते हुए सविता जी ने अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। और इधर सुलेखा और उसका पति राहुल यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल भून रहे थे। अब सबने खाना खा लिया। इधर सुलेखा जूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले गई और गुस्से में बर्तन धोने लगी। बर्तन इधर से उधर पटकते हुए अपने पति राहुल से बोली कि बस यही दिन देखने पड़ेंगे मुझे आपके राज में। कुछ नहीं है आपके बस का, लीजिए यह बर्तन ही धो दीजिए। कहकर अपने पति से बर्तन धुलवाने लगी। राहुल भी क्या कर सकता था, पत्नी का गुस्सा देखकर बर्तन धोने लग गया। दोनों पति पत्नी को यह मालूम नहीं था कि आंचल और गौरव सविता जी को अपने साथ विदेश लेकर जाएंगे। वह तो यह सोच रहे थे कि माँ उनके साथ ही रहेगी और वापस से वह अपने घर का खर्चा, माँ की पेंशन और छोटे भाई की सैलरी से चला लेंगे।
अब एक दो दिन बाद जब छोटे बेटे बहू का जाने का समय हो गया तो आंचल अपने सास का बेग पैक करने लगी। जब यह सुलेखा ने देखा तो चौंक गई और दौड़ते हुए आई। यह क्या आंचल, तुम माँ के कपड़े कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं जा रहे हैं क्या? माँ, तब आंचल बोली कि हाँ, अब से माँ हमारे साथ वहीं पर रहेगी। अब उन्हें हम अपने साथ ही रखेंगे। यह सुनकर सुलेखा और राहुल का चेहरा फीका पड़ गया। तब राहुल बड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन तुम क्यों लेकर जा रहे हो माँ को? हम माँ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम लोग बेफिक्र होकर चले जाओ। हम उनके लिए किसी भी चीज में कोई कमी नहीं करेंगे। उनकी चिंता मत करना तुम। क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूं ना? आप कहिए ना गौरव को। अपने बेटे राहुल की बात सुन सविता जी अपना मुंह मोड़ लेती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे राहुल को पहले ही परख लिया था। तब सविता जी बोली कि बेटा, जब तू छोटा था और तुझे कुछ हो जाता था तो मैं कैसे सारी रात तेरे लिए जागती थी। कभी तुझे दवाई देती तो कभी तुझे चादर ओढ़ाती। तेरे लिए मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता। मेरी आंखों में नींद नहीं आती। जितनी तकलीफ तुझे होती उससे ज्यादा तकलीफ मैं सहन करती, क्योंकि तू मेरी औलाद है। लेकिन आज मैं इस बात से परेशान हूँ कि वही संतान मुझे आज यह दिन दिखा रही है। वही बेटा जब माँ तकलीफ में है तो चैन की नींद सो रहा है, और रात को तो क्या ही जागेगा मेरे लिए। दिन में भी उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं सारा दिन चारपाई पर पड़ी दुख झेलती, आंसू बहाती रहती हूँ। लेकिन अफसोस तो अपने माँ का दर्द महसूस करके भी महसूस ना कर पाया। और बेटा राहुल, वह तो भला हो भगवान का कि मेरे पति की पेंशन आती है, जिसकी वजह से तुम मुझे खाना दे देते हो। अगर पेंशन ना होती तो पता नहीं मेरे साथ तुम लोग क्या करते। बहू से क्या ही उम्मीद रखूं जब तू ही ऐसा है। तब दोनों पति पत्नी को आत्मग्लानि महसूस होती है, माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ रुक जाइए। तब गौरव बोलता है कि भैया भाभी, हमने पहले ही आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। माँ पर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है, और मैं मेरे फर्ज बखूबी निभाना जानता हूँ। अब से माँ मेरे साथ रहेगी। अब सविता जी अपने बेटे बहू की कोई बात नहीं सुनती और अपने छोटे बेटे गौरव और उसकी पत्नी आंचल के साथ विदेश चली जाती है। दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ाते रह जाते हैं। गौरव अपनी माँ को विदेश ले आता है और उनकी अच्छे से देखभाल करता है और उन्हें बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखता है। उनके लिए फुल टाइम मेड लगा देता है, क्योंकि वह दोनों ही यह जॉब करते थे। शाम में आकर अपनी माँ से उनका हालचाल पूछना, घंटों उनके साथ बैठकर बातें करना गौरव और आंचल का रूटीन बन चुका था। सविता जी भी छोटे बेटे बहू के घर जाकर फलने फूलने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। यहाँ पर सविता जी के छोटे बेटे बहू रहते थे। वहां पर कई महिलाएं का ग्रुप बना हुआ था। जहां पर सविता जी के छोटे बेटे बहू रहते थे वहां पर कई वृद्ध महिलाओं का ग्रुप बना हुआ था, जिसमें वह समाज सेवा किया करते थे। अब सविता जी भी उसी ग्रुप के मेंबर बन जाती हैं और उन महिलाओं के साथ मिलकर समाज सेवा करने लगती हैं और अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जीती हैं, क्योंकि बड़े बेटे बहू के साथ रहकर तो वह बस सारा दिन चारपाई पर बीमारी से ही तड़पती रहती और जीना ही भूल गई थी। इधर राहुल और उसकी पत्नी सुलेखा अब और ज्यादा तंगी बर्दाश्त करने लगे, क्योंकि ना तो अब सविता जी के पति की पेंशन रही थी और ना ही उनका छोटा भाई उनके पास पैसे भेजता था। तंगी की वजह से दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती और लड़ाई झगड़ा होने लगता। दोनों ही परेशान रहते। दोनों पति पत्नी को पछतावा होता कि काश
उन्होंने माँ की सेवा कर ली होती तो आज उन्हें यह दिन ना देखने पड़ते। तो दोस्तों, अपने माँ बाप का इतना दिल ना दुखाए, उन्हें इतना परेशान ना करे कि उनका दिल आपके लिए पत्थर हो जाए। हमेशा उनका सम्मान करे, उनकी भावनाओं को समझे, उनके दुख में उनका साथ दे, उनके कदम से कदम मिलाकर चले। जिस तरह से उन्होंने आपको आपके पैरों पर खड़ा किया है, हमेशा उनके किए गए संघर्ष का सम्मान करें। देखें कि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ खोया है और आपको इस काबिल बना दिया है कि आप आज अपने पैरों पर खड़े हैं। दोस्तों, माँ बाप को खुश रखने से ईश्वर भी खुश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। कई बेटे बहू ऐसा सोचते हैं कि अगर वह माँ बाप पर खर्च करेंगे तो उनके बच्चों के खाने पीने और घर खर्च निकालना मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि यह वही माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पाल पोस कर आपका भरण पोषण अपना पेट काट कर किया। कई रातें संघर्षों से गुजारी हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सविता जी को लेकर? उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू के साथ जाकर रही सही किया कि गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।